ये वीडियो एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है। यानी कि आज की इस वीडियो में साथियों ऐसे दमदार सवाल देखेंगे इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को साथियों तैयार करने में बहुत मेहनत की गई है। मैं कहूंगा अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपके बहुत सारे नंबर साथियों सिक्योर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वो तैयार हो जाएंगे जो आप डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को है। तो साथियों परीक्षा में समय अब बहुत कम बचा है, तो इसलिए इस क्लास की अगर बात करें सुपर फास्ट तरीके से आप इस क्लास को देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। सबसे पहले हिंदी के 20 सवाल होंगे, फिर जीके प्लस करंट अफेयर के 20 सवाल और उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल कह रहे कि सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि रूढ़िवादी कैसे लिखा जाता है। तो रूढ़िवादी साथियों जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कह रहे कि भ्रमर का आपको बताने साथियों इसमें से समानार्थी शब्द क्या हो सकता है बताइए। अब यहाँ पर साथियों तितली की बात आई है, तो तितली क्या होता है, तितली थोड़ी ना भ्रमर का समानार्थी शब्द होता है। अच्छा तितली की अगर बात करें, तितली को कहीं ना कहीं कीट भी कहा जाता है। तितली का समानार्थी शब्द कीट भी हो जाएगा और आपको मालूम होना चाहिए फतिंगा भी कहा जाता है। क्या फतिंगा भी साथियों तितली को कहा जाता है। अगर आपसे साथियों मक्खी का समानार्थी शब्द पूछ ले तो मक्खी को साथियों क्या कहा जाता है, मक्खी को मक्षिका कहा जाता है, मक्खी को मारवी भी कहा जाता है। ये भी साथियों समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है। उसके अलावा मक्खी को उड़ान भी कहा जाता है। क्या साथियों उड़ान भी कहा जाता है। उसके अलावा भ्रमर अगर शब्द की बात करते इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी एक तो भ्रमर हो जाएगा, यानी कि भौरे को साथियों भ्रमर कहा जाता है, भौरे को साथियों मधुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मधुप भी कहा जाता है और भवरा भी कहा जाता है। क्या साथियों भवरा भी कहा जाता है और उसके अलावा अली भी कहा जाता है। तो इतने आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो इस सवाल के जवाब अगर आप कहें ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि बखिया उधेड़ना इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कठिन कार्य करना या भेद खोलना या प्रशंसा करना या अत्यधिक क्रोध होना। तो मैं कहूंगा बखिया उखेड़ने का मतलब होता है किसी का रहस्य फाश कर देना, भेद खोल देना। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों उर्वर का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। अगर साथियों उर्वरक आपसे यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है, अगर साथियों उर्वरक का विलोम पूछा जाता तो आप पता क्या बताते साथियों, अन उपजाऊ बताते। क्या अन उपजाऊ जो होता है ना साथियों ये उर्वरक का विलोम होता है। उसके अलावा नीरस का विलोम क्या होता है, तो नीरस का विलोम साथियों सरस होता है। क्या होता है, सरस होता है। और उर्वर की अगर बात करें, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उर्वर का विलोम साथियों, ऊसर। सभी दोस्तों की रिक्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपके लिए एक ऐसा ऑफर है जहाँ से कि अब आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे और सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आज तक के यूट्यूब के इतिहास में। दोस्त जो ऐसे जीडी के हमारे 15 प्रैक्टिस सेट की मैं सीरीज लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि इन 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, जिससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिया है, इस पर मैसेज कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 300 रुपए मिलते हैं उनकी मैंने प्राइस रखी थी गुण 50 रुपए। अब इनसे भी माइनस करके मेरे दोस्त मैंने कर दिया है 30 रुपए, मात्र 30 रुपए अंतिम दिनों में इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने के लिए। गुण 50 से भी माइनस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैंने मात्र 30 रुपए कर दिए हैं। और 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, यानी 2 रुपए में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 70% कोर्स इस प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। साल तक जीवित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों चिरंजीवी कहते हैं, बिल्कुल चिरकाल तक जीवित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, चिरंजीवी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है। तो ये तो पारिश्रमिक लिखा हुआ है, ये पारिश्रमिक लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाले की हो जाएगी। अगला सवाल कह रही कि जिसमें चेतना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो भाई साहब अचेतन कहा जाएगा। जिसमें चेतना नहीं है उसको अचेतन कहा जाएगा।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो को आप लोग साथियों फटाफट लाइक कर दीजिए और अगले नंबर का सवाल देखिए और बता दीजिए करके, जिस स्त्री को कोई संतान न हो, जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको पता क्या कहा जाता है? उसको साथियों बंध्या कहा जाता है। ये इस बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे कि हमें भारतीय होने पर उन्माद है या हमें भारतीय होने पर दर्प है या गर्व है या घमंड है? तो गर्व शब्द यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि पूरा वाक्य बन जाएगा हमें भारतीय होने पर गर्व है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे कि ऊपरी लिखित का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो ऊपरी लिखित का विलोम साथियों क्या हो जाएगा? निम्नलिखित हो जाएगा। क्या ऊपरी लिखित का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित हो जाएगा। ऊपरी का मतलब ऊपर लिखित है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित है। अगला सवाल कह रहे कि झूठ बोलना पाप है। यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें झूठ, ये लिखा हुआ है साथियों झूठ, झूठ नहीं होता है, झूठ होता है। क्या होता है? झूठ होता है, यानी कि ये ठा में और टा में कुछ फर्क होता है। तो कुल मिला के ये गलत है, ये इसकी जगह पर झूठ ऐसे लिखा जाना चाहिए था। अगला सवाल कह रहे कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। अगर आपसे साथियों एग्जामिनर ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि जिसकी कोई सीमा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई, क्या साथियों, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम लोग असीम कहते हैं। क्या असीम कहते हैं? और अनंत शब्द की अगर बात करें, जिसका कोई अंत ना हो। क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जिसका कोई अंत ना हो, क्या साथियों, जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको अनंत कहा जाएगा। लेकिन एग्जाम में यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जाएगा जिसके समान दूसरा ना हो तो उसको अद्वितीय कहा जाता है। क्या साथियों? अद्वितीय कहा जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और बताइए करके, सरोवर का पर्यायवाची क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो अगर यहाँ पर साथियों समुद्र शब्द की बात करें कि भाई साहब समुद्र के कौन कौन से पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समुद्र को साथियों सागर कहा जाता है। समुद्र को सागर कहा जाता है। समुद्र की अगर बात करें साथियों रत्नाकर भी कहा जाता है। समुद्र का पर्यायवाची सागर हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची साथियों जल्दी हो जाएगा। क्या? जल्दी जो है ना, ये भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। चलिए, और उसके अलावा समुद्र का पर्यायवाची साथियों नदीश भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कमल शब्द की बात करें कि कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो कमल का एक पर्यायवाची होता है पंकज। कमल का पर्यायवाची होता है साथियों नीरज। क्या? कमल का पर्यायवाची पंकज हो गया, नीरज हो गया, सरोज हो गया। आप देखेंगे अंत में जा आएगा, कमल के पर्यायवाची में अंत में जा आएगा। पंकज में जा है, नीरज में जा है, सरोज में जा है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें अंबुज जो होता है ना, अंबुज ये भी पंकज का पर्यायवाची होता है, अंत में जा है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें साथियों अब्ज, ये भी कमल का ही पर्यायवाची होता है, अंत में जा है। और एक किसी लड़के का नाम होता है अरविंद, अरविंद का मतलब भी होता है साथियों कमल, तो ये भी कमल का ही पर्यायवाची हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथियों बादल शब्द की, तो बादल के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, मुझे बता दीजिए। बादल को साथियों मेघ कहा जाता है, बिल्कुल मेघ कहा जाता है। उसके अलावा साथियों बादल की अगर बात करें जलद भी कहा जाता है। क्या साथियों? जलद जो है ना, जलद भी बादल को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों सरोवर का पर्यायवाची आपको यहाँ पर साथियों बताना है, बताइए। तो सरोवर पता किसे कहा जाता है? तालाब को कहा जाता है साथियों सरोवर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए करके, जिस पर आक्रमण हो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें साथियों कंफ्यूजन जो आपको रहता है ना, वो आपकी क्लियर होंगी। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द आक्रांत होगा। क्या होगा साथियों? आक्रांत होगा। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों ये आक्रांता मतलब पता क्या होता है? आक्रांता मतलब होता है साथियों जिसने हमला किया हो। क्या साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसने हमला किया हो। क्या? जिसने हमला किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसने हमला किया हो उसको आक्रांता कहा जाएगा, लेकिन जिस पर हमला हुआ हो उसको आक्रांत कहा जाएगा। दोनों बातों में साथियों फर्क है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आक्रांत आपका यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर करके सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि मंतव्य कैसे लिखा जाता है। तो किताबों में आपने कैसे मंतव्य लिखा हुआ देखा है, या अगर आपने कभी लिखा है तो मंतव्य आप कैसे लिखते हो, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखते हो ना। ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों, अगर मैं कहूं कि आपका कभी भी एग्जाम है तो आप अपने आज से लेकर अपने एग्जाम तक सभी वीडियोस को देखना है आपको। तो इसलिए साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या बहुत बार देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मानना है कि मैं आपको हार का सामना नहीं करवाऊंगा, आपकी जीत होगी। फाइनली रूप से साथियों आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ से स्टडी करते हैं और अपने एग्जाम को देने जाते हैं। तो साथियों जो भी क्लासेस में लूं, जो भी क्लासेस टारगेट सिलेक्शन पर आए तो वो आपको मिल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप साथियों जो बेल आइकन वहां पर बना होगा ना, ठीक है, उसको आप क्लिक कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जो भी वीडियो में डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब इस सवाल की बात करें कि विफल का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो विफल का विलोम क्या होता है? विफल का विलोम साथियों सफल होता है। विफल का विलोम सफल हो जाएगा। उसके अलावा निष्फल का विलोम भी साथियों सफल ही होता है। क्या निष्फल का विलोम भी साथियों सफल होता है। उसके अलावा प्रफुल्ल की अगर बात करें, प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? मिलान होता है। मिलान साथियों प्रफुल्ल का विलोम हो जाएगा। असफल का विलोम क्या होता है? असफल का विलोम भी साथियों सफल होता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, या जो गौरव करता है, मतलब खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा। तो साथियों मैं कहूंगा जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, और घमंड कभी करना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जिस मुकाम पर साथियों पहुंच जाए, जितने ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर आप पहुंच जाए, आपको घमंड कभी भी नहीं करना है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए करके, पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे आपकी चीजें बनेगी, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों पर्वत का पर्यायवाची कौन सा हो सकता है, एक बार आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर नग है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर पर्वत की बात करें तो साथियों पर्वत को शैल भी कहा जाता है। क्या पर्वत को शैल भी कहा जाता है, और पर्वत को साथियों नगपति भी कहा जाता है, और पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत को साथियों शिखर भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल कह रहे, जो प्राणी जमीन पर रहता हो, जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बताइए। अब यहाँ पर 3 से 4 तरीके के साथियों सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये जलचर, जलचर का मतलब क्या है। देखिए जो जल में विचरण करता है, क्या यानी कि जो जीव, क्या जो जीव जल में, क्या साथियों जो जीव जल में विचरण करता है। आपसे ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो जीव जल में विचरण करता है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको साथियों जलचर कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। अच्छा नभचर की अगर बात करें, जो नभ का मतलब आकाश होता है ना साथियों, जो जीव आकाश में विचरण करता है, क्या जो जीव आकाश में विचरण करता है उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको नभचर, नभचर कहा जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। थल का मतलब क्या होता है साथियों, थल की अगर बात करें, जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसके लिए क्या होगा, उसको साथियों थलचर कहा जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कहा जा रहा है साथियों, निर्निमेष का मतलब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो निर्निमेष कैसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, निर्निमेष ऐसे लिखा जाएगा। सभी दोस्तों की रिक्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपके लिए एक ऐसा ऑफर है जहाँ से कि अब आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे और सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आज तक के यूट्यूब के इतिहास में। दोस्त जो ऐसे जीडी के हमारे 15 प्रैक्टिस सेट की मैं सीरीज लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि इन 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, जिससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिया है, इस पर मैसेज कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 300 रुपये मिलते हैं, उनकी मैंने प्राइस रखी थी गुण 50 रुपये। अब इनसे भी माइनस करके मेरे दोस्त मैंने कर दिया है 30 रुपये, मात्र
30 रुपए अंतिम दिनों में इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने के लिए। गुण 50 से भी माइनस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैंने मात्र 30 रुपए कर दिए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, यानी 2 रुपए में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 70% कोर्स इस प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो ये तो साथियों 20 सवाल आपके हो गए पूरी हिंदी के। अब तकरीबन 20 सवाल आप लोग देखेंगे जीके के, जीएस के। तो ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको जो करा रहा हूं ना, ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है कि महान्यायवादी के आदेश से? ऐसा थोड़ी ना, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। बिल्कुल साथियों, जो लोकसभा के सदस्य है ना, इन सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत कम लोग, अगर लोकसभा के बहुत कम सदस्य चाह रहे हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सके, ऐसा नहीं, एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, बहुमत बहुत ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट किए होने चाहिए और वो पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग घाटी की अगर बात करें, ये कहां पर है साथियों? ये सिक्किम में है। क्या ये सिक्किम है साथियों, युमथांग घाटी? आपको याद रखना है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? विक्रम सेठ इस पुस्तक के लेखक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये साथियों बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उसको मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है साथियों? ये अहमदाबाद में मनाया जाता है, यानी कि भारत में जो अहमदाबाद है ना, यहाँ पर सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मुझे बता दीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। कौन है साथियों? अल्फ्रेड मार्शल ही व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहलाए जाते हैं। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? यानी कि सीएनजी तो आपको मालूम होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, लेकिन यहाँ पर कोल लिखी हुई है, यहाँ पर कार्डियक लिखी हुई यानी कि केमिकली लिखी हुई, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है साथियों? रुक्मणी देवी अरुंडल को दिया जाता है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, सही जवाब आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो कहां पर ऐसा हुआ था साथियों? इलाहाबाद में ऐसा हुआ था। इलाहाबाद आपका जो होगा वो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है ये जो कदम बांध है ना, ये कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो जो कदम बांध है ना, ये साथियों गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी कि कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा जो रहा था वो 1971 तक रहा था, 1971 तक रहा था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल कहा आपसे ये जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो ये घोषणा साथियों जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड्स के द्वारा की गई थी। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों किस राज्य में स्थित है? ये तो बिहार में स्थित है। क्या जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? ये साथियों बिहार में स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपति द्वारा अपने व्यापारिक हितों को साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था साथियों? 1920 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है साथियों यस बैंक के संस्थापक कौन थे? आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपसे साथियों ये पूछा जाए कि यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों? 2004 में तो यस बैंक की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए यस बैंक के संस्थापक कौन थे, तो दो नाम आपको मालूम होना चाहिए। एक तो साथियों राणा कपूर का नाम आपको मालूम होना चाहिए और एक अशोक कपूर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की मदद से साथियों यस बैंक स्थापित की गई थी। तो कुल मिलाकर यस बैंक के संस्थापक कौन हो गए? राणा कपूर हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विभाजित कर देता है, ये गलत है साथियों। भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल करके संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो संप्रभु हो जाएगा। क्या अगर ये डिक्टो सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? संप्रभु आंसर लगाना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो मैं कहूंगा कि फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो साथियों कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो कौन सा कर पेश किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग यहाँ पर साथियों हो जाता है? मुझे बताइए। तो हीमोग्लोबिन की वजह से तो साथियों क्या हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है जिसको एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के यानी कि एनीमिया में कौन सा रोग हो जाता है अगर पूछे तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और पूछा जाए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगले नंबर का सवाल है साथियों, तो अब आपके यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल अपने मनो मस्तिष्क को अच्छे तरीके से साथियों ध्यान पूर्वक इन सभी सवालों को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए, यानी कि जिस प्रकार माउस कंप्यूटर से संबंधित है उसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा? तो साथियों जैसे अगर बात करें कैमरे से, ताश से, प्रिंटर से, चमक से, देखिए चमक थोड़ी ना होगी यहाँ पर साथियों, ताश भी नहीं होगी, प्रिंटर भी नहीं होगी, कैमरा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर का संबंध माउस से है वैसे ही साथियों फ्लैश का संबंध कैमरे से हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल है और आपसे पूछा गया है कि भैया 241 है, उसके बाद 258 है और उसके बाद 275 है और फिर 292 है। तो आपसे पूछा यह गया है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आएगा अगले नंबर के रूप में? देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 241 से 258 कैसे हुआ है, यानी कि इसमें कितना प्लस किया गया है, तो 7 और 1 यानी कि 17 प्लस किया गया है। 258 से 275 कैसे हुआ है, इसमें भी साथियों एक तरीके से 17 प्लस किया गया। 275 से 292 कैसे हुआ, इसमें भी 17 प्लस किया गया। तो बच्चा बता देगा कि भैया 292 में 17 प्लस आपको करना है। तो जब इसमें 17 प्लस करेंगे 2 और 7 9 हो जाएगा, 1 और 9 साथियों 0 हो जाएगा, 3 यानी कि
309 आ जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन में 309 दे रखा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में 309 दे रखा है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको साथियों मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, इसको क्या कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। अब आप इसको अच्छे तरीके से देख पा रहे होगे। अब यहाँ पर देखिए आपको किस चीज की पहचान करना है। देखिए ये आकृति है, इस आकृति से ये वाली आकृति बन गई, और फिर इससे ये वाली आकृति बन गई, फिर इससे कौन सी आकृति बनेगी? ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली। इतनी सी बात साथियों आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप ये चारों गोले एक डमरू टाइप का है, चारों गोले हैं, इसमें से जो भरा हुआ गोला है ये भी खाली है, ये भी खाली है गोला, ये भी गोला खाली है, लेकिन ये भरा हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगली आकृति में ये वाला भरा है, यानी कि इसमें ये वाला गोला भरा है, इसमें ये वाला गोला भरा है, और इसमें ये वाला गोला भरा है। तो मैं कहूंगा अब जो गोला भरा होगा वो कहीं यहां पर होगा, और यहां पर वो गोला भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली है तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी खाली लग रहा है, और यहाँ पर भरा लग रहा है, चलिए कोई, लेकिन ये कटा हुआ हिस्सा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी हल्का सा भरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कटा हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। ये डमरू हमारा पूरा है, और ये वाला साथियों भरा हुआ लग रहा है। तो मैं कहूंगा ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका है, आंसर करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में CROW को 3, 18, 15, 23 लिखा जाता है, और उसी प्रकार FISH को 6, 9, 19, 8 लिखा जाता है। तो आपको बताना है BULL को क्या लिखा जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर बताना। अच्छा देखिए सिंपल सी बात है भाई, C 3 पर होता है तो 3 लिख दिया गया, R 18 पर होता है तो 18 लिख दिया गया, O 15 पर होता है तो 15 पर लिख दिया गया, W 23 पर ये, और यहाँ पर भी वही चीज अपनाई गई है। तो B साथियों 2 पर होता है, U 21 पर होता है, L 12 पर होता है, L 12 पर होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 21, ठीक है ना, 2, 21, 12, 12 कहाँ लिखे हुए हैं? 2, 21, हाँ 2, 21, 12, 12 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों आपको मिल चुका है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सीरीज है, ठीक है, एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि 6 है, उसके बाद साथियों 54 है, उसके बाद 378 है, और उसके बाद साथियों 1890 है। आपको बताने के अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए 6 से 54 हुआ है, तो मैं देखिए कभी भी अगर आप देखो कि नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो वहां पर साथियों हमेशा गुणा लगाई गई है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब 6 से 9 हुआ है, यानी कि सॉरी 6 से 54 हुआ है, यानी कि 6 नीम 54 होता है, इतना हमें पता है। अब 54 में किसकी गुणा की गई है कि 378 यहाँ पर आ गया है। अगर हम 54 में 10 से गुणा करेंगे तो 540 आ जाएगा। अगर हम 7 से गुणा करें या 8 से गुणा करें, हाँ अगर हम सातों 7 से गुणा करते हैं, क्योंकि अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 2 आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हम 7 से गुणा करेंगे। 7 चौक 28, 28 का 8 हाथ से लग गया 2, 7 पंजे 35 और 2 37, वही आ गया। अब यहाँ पर देखिए 9 से गुणा कराई, फिर 7 से गुणा कराई, तो वैसे हिसाब से तो 5 से गुणा कराना चाहिए। 5 अट्ठे 40, 40 का 0 लग गया 4, 5 सत्ते 35 और 4 39, 39 का 9 लग गया 3, 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि अब हमें यहाँ पर साथियों 3 से गुणा कराना पड़ेगी। तो 3 से 0 से कराएंगे, 0 आ जाएगा, 3 नीम 27 हो गया, 2 लग गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 25 और 26 हो गया, ठीक है ना, और साथियों 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, यानी कि 5670 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि चैनल को साथियों जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। कह रहे कि BZCA से आपके यहाँ पर EXFY बना दिया गया है, HVIW से यहाँ पर KTLU बना दिया गया है। तो आपको बताना है 4 लेटर यहाँ पर कौन कौन से आएंगे। साथियों जितनी भी पुरानी शिफ्टें हो चुकी हैं, यानी कि अभी हाल फिलहाल में 2024 में जो SSC GD का पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, मैं कहूंगा सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बार भी पूछे जाए, क्योंकि बहुत अधिक अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चंस रीजनिंग के साथ वहां पर पूछे गए सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूं धीरे धीरे।
यानी कि अगर अब से लेकर आप अपने एग्जाम तक साथियों ये सभी क्लासेस देखेंगे तो मेरा मानना है कि जीत आपकी तय हो जाएगी। रीजनिंग के सेक्शन में आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से कर डालोगे। तो आपको साथियों बहुत धैर्य से इस क्लास को देखना होगा, बहुत आराम से इस क्लास को देखना होगा और हर एक बारीक से बारीक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत क्लियरली समझना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, हिंदी में भी करोगे और जीके जीएस में भी साथियों करोगे। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, देखिए जरा। अब यहाँ पर बी से ई हुआ है यानी कि 3 बढ़ाया गया है, ई से एच हुआ है तो 5 बढ़ाया, सॉरी 3 बढ़ाया गया है, एच से के हुआ है 3 बढ़ाया गया है, के में 3 बढ़ाएंगे तो के 11 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे 14 हो जाएगा, 14 पर एन होता है, एन एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जेड से सातों एक्स हुआ है यानी कि एक जेड होता है सातों 26 पर और आपका एक्स होता है 24 पर यानी कि 2 घटाया गया है। अच्छा यहाँ पर भी 2 घटाया गया है और यहाँ पर भी साथियों 2 घटाया गया है, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा, तो एन आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। सी से सातों एफ हो गया यानी कि 3 बढ़ाया है, यहाँ पर भी आई हो गया 3 बढ़ाए, यहाँ पर भी 3 बढ़ाए, यहाँ पर 3 बढ़ाएंगे तो ओ हो जाएगा। तो एन आर ओ कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में नहीं लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए कि आपके इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। सवाल का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहने के 6 पेशेवर इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, 6 पेशेवर, सॉरी इंजीनियर नहीं इंटीरियर डिजाइनर है। इंटीरियर मतलब जो कमरे के अंदर डिजाइन वगैरह करते हैं ना वो है। तो इंटीरियर डिजाइनर है जिनके नाम है पवन, नयन, रतन, शिव, तनुजा और उर्मिला। ठीक है। कह रहे कि एक हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर साथियों बैठे हुए हैं। ठीक है। तो हेक्सागन एक टेबल यहाँ पर हम लोग साथियों बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। यानी कि कितने कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे कि प्रत्येक हेक्सागोनल टेबल के एक कोने पर है। ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके ये सब लोग बैठे हुए हैं। पवन उर्मिला के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। नयन रतन और शिव का पड़ोसी है। तनुजा शिव के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है ना। और निम्नलिखित में से कौन पवन का पड़ोसी। अब देखिए आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्या इस लाइन से शुरुआत करोगे सवाल की, नहीं इस लाइन से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो साथियों एक तरीके से शिव यहाँ पर आया है और यहाँ पर भी शिव आया है। तो इस लाइन को हटा के अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो हमें शिव कॉमन मिल रहा है जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा। कैसे फायदेमंद होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसको देखें क्या कहा जा रहा है, इसको देख लीजिए। कह रहे कि शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर तनुजा है, तो शिव को कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए शिव को यहाँ पर बैठा दिया तो शिव का बाया किधर हो जाएगा साथियों, शिव का बाया इधर हो जाएगा, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि तनुजा जी यहाँ पर बैठेंगी, तनुजा यहाँ पर आगे। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था कि नयन जो है ना, नयन ये रतन और शिव का पड़ोसी है। यानी कि नयन जो है ना ये शिव और रतन का पड़ोसी है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर देखिए नयन जो है ना, नयन ये शिव और रतन का, तो नयन हम यहाँ पर ही बना सकते हैं। नयन जो है ना ये शिव का भी पड़ोसी हो गया और साथियों रतन का भी पड़ोसी हो गया। ये बात क्लियर है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तनुजा थी इसलिए हम यहाँ पर नयन को नहीं रख पा रहे थे। तो यहाँ पर साथियों शिव हो गए, यहाँ पर नयन हो गए, यहाँ पर रतन हो गए। अब एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है। यहाँ पर लिखा हुआ पवन उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर साथियों उर्मिला को हम यहाँ पर बैठा लें तभी तो हो पाएगा ये पॉसिबल कि उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है साथियों, पवन बैठा है। तो पवन यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो 6 लोग थे, 6 को बैठा दिया। सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवन के पड़ोसी है। तो पवन कहाँ पर है, पवन यहाँ पर है। पवन का पड़ोसी एक तो रतन हो जाएगा और एक तनुजा हो जाएगी। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, रतन और तनुजा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि ए का अर्थ है साथियों जोड़, ठीक है, बी का अर्थ गुणा है। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं,
ए जहां पर दिखे प्लस लगा देना, बी जहां पर दिखे साथियों गुणा लगा देना, सी जहां पर दिखे घटाना लगा देना और डी जहां पर दिखे साथियों भाग लगा देना। अब कह रहे कि इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 483 हो गया, 23 हो गया, 93 हो गया, 16 हो गया और साथियों 4 हो गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि डी है तो डी का मतलब भाग है, भाग लगा दिया। ए है, ए का मतलब प्लस है, सी का मतलब माइनस है, बी का मतलब गुणा है। अब इसको साथियों सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि 483 की भाग अगर आप 23 से दोगे तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, दो बचेगा वो 23 हो गया, ये 23 एकम 23 यानी कि इस पूरे की जगह पर 21 आ जाएगा, प्लस आपका 93 हो जाएगा और 16 चौक आपके 64 हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए 21 और 93 को, तो ये 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। यानी कि अगर 64 इसमें से हम अगर घटाए तो 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, तो 50 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर 50 है मैं कहूंगा राइट आंसर है आपका। अगले नंबर का सवाल है साथियों, यहाँ पर आपको बताना है खाली जगह में कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। देखिए एल है, पी है, खाली जगह है, एस टी है, 2 बार खाली जगह है, क्यू है, 1 बार खाली जगह है, टी एल 2 बार खाली जगह, एस टी। आपको बता दें साथियों यहाँ पर खाली जगह में कौन कौन से लेटर आएंगे। देखिए सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 15 है साथियों। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 5-5 का पेयर बनेगा या 3-3 का भी बन सकता है। 5-5 का बनाकर देखिए, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देख रहे हैं सबसे अंत में टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी एस टी है, यहाँ पर भी एस टी है, तो इसको भी साथों एस टी कर लो। ये हो गया क्यू एस टी, अब इसको भी साथों क्यू एस टी कर लो, क्यू एस टी, और इसको भी क्यू एस टी कर लो। पूरा हमें मिल चुका है एल पी क्यू एस टी। तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, एल पी आ जाएगा, एल पी क्यू एस टी और एल पी पी यहाँ गया, एल पी क्यू एस टी सब कुछ हो चुका है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए अब आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने क्यू लिखा है, आपने एल पी लिखा है, आपने एस लिखा है और आपने साथियों क्यू लिखा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा है साथियों क्यू एल पी क्यू, ठीक है, पी एस पी क्यू, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि पी एल यू एम को के ओ एफ एल लिखा जाता है, तो उसी प्रकार एम आई एस टी को क्या लिखा जा सकता है बताइए। अब P को यहाँ पर K लिख दिया गया, L को यहाँ पर O लिख दिया गया, U को यहाँ पर F लिख दिया गया। मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर अपोजिट लेटर्स लिखे गए, जैसे कि A का अपोजिट लेटर B होता है, B का अपोजिट लेटर Y होता है, C का अपोजिट लेटर X होता है और D का अपोजिट लेटर साथियों W होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करें, अब मैं आपको साथियों कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है शर्ट गेज, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए का अपोजिट लेटर जेड और जेड का ए, टी का अपोजिट लेटर जी और जी का टी, उसी प्रकार आई का एच और साथियों आई का आर, ठीक है। उसके अलावा पी के ध्यान रखेंगे और एम एन ध्यान रखेंगे, यानी कि पी के का साथियों के हो जाएगा और एम एन का एम का एन हो जाएगा। उसी प्रकार एल ओ वी ई लव याद रखेंगे, कुछ वर्ड है ये आप लोग याद रखेंगे। एल का अपोजिट ओ हो जाएगा और ओ का एल हो जाएगा, वी का अपोजिट ई हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा। देखिए पी है, पी का मैंने आपको बताया पी का अपोजिट लेटर के है, तो पी का अपोजिट लेटर के हो गया। एल है, एल का अपोजिट लेटर मैंने आपको ओ बताया, ये आपका ओ हो गया। उफ, एक उफ याद रखेंगे, उफ यू एफ उफ, यू का अपोजिट लेटर उफ हो जाएगा और एम का मैंने आपको एन बताया। अब यहाँ पर एम का अपोजिट लेटर एन आ जाएगा। आई की अगर बात करें, आई का अपोजिट लेटर आर है तो आर आ गया, एस का अपोजिट लेटर एच है तो एच आ गया और टी का अपोजिट लेटर जी है तो जी आ गया। यानी कि एन आर एच जी कहां पर लिखा हुआ है, एन आर एच जी, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर देखिए करेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में सी एल ओ यू डी को क्या लिखा जाता है, डी एम एन डी लिखा जाता है। एम ए एन जी ओ को साथियों क्या लिखा जाता है, एन जेड ओ एच एन लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि पास्च्योर को साथियों क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताइए। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है, सी से यहाँ पर डी हुआ है, एक बड़ा है, एल से यहाँ पर एम हुआ है, डी से साथियों यहाँ पर ई हुआ है, यू से यहाँ पर टी, यानी कि सब में एक 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 बढ़ रहा है, सब में एक 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 बढ़ रहा है। देखिए अच्छा, एल होता है 12 पर,
और M होता है 13 पर, एक बड़ा है, O 15 पर होता है। अच्छा यहाँ पर एक घटा है, बीच में एक घटा है भाई साहब, क्या यहाँ पर भी एक घटा है, देखिए जरा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो फिर एक बढ़ गया है, तो एक बढ़ने एक घटने वाला मैटर यहाँ पर है। तो P है साथियों। अब P में क्या, पहले तो समय तो एक एक बढ़ा, तो एक अगर आप बढ़ाओगे तो P के बाद साथियों क्या, देखिए P से पहले क्या आता है, O आता है, तो O कहीं पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है बढ़ाना है, तो क्या आ जाएगा, Q Q Q Q आ जाएगा। A से अगर बात करें साथियों, एक अब एक बढ़ा है तो एक घटाओगे साथियों, एक घटाओगे तो Z आ जाएगा, यानी कि QZ या तो ये होगा या ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसी प्रकार अब एक घटाया है तो एक आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें अगर आप एक बढ़ाते हो तो क्या आ जाएगा साथियों, T आ जाएगा। T कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है कि नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान में आपको बताना, ये विषय हो गए, ये नागरिक शास्त्र हो गए, ये रसायन हो गए, ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो ये आपका सही जवाब है। अगला देखिए, अब इस सवाल की अगर बात करें, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, चलिए। अब आपको कुल मिला के इतनी सी बात बताने कि अगर आप ये दर्पण में देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। देखिए चार गोले हैं, तो वो चार गोले तो दिखेंगे दिखेंगे, जो कि हर एक वर्ग में होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, जो ये चीज है ना, ये इधर गई है, जब आप दर्पण में देखोगे तो ये ऐसे करके कुछ हो जाएगी, कैसे करके साथी हो जाएगी, कुछ ऐसे करके साथियों यहाँ पर हो जाएगी। थोड़ा सा अगर सही ना बने तो मैनेज कीजिएगा। ये चीज ऐसे है तो ये चीज साथियों यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके ये ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर। इसकी अगर बात करें ये, तो ये इधर है ना, इधर आके ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये साथियों कुछ इस तरफ हो गई ऐसे करके, और इसकी अगर बात करें साथियों तो ये आपके कुछ इस तरफ ऐसे करके हो जाएगी, ऐसे करके के यहाँ पर है, यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर साथियों नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है पूरी, यहाँ पर बन रही, यानी कि मैं कहूंगा सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। और दो शून्य थे, वो दो शून्य यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, इस सवाल को देखिए, सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब साथियों आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ अब सही रहेगा। तो पूछा गया है कुल मिला के कि चार विकल्प अलग अलग स्थितियां, ठीक है, दी गई है, अक्षर का चयन कीजिए जो बी के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है, यानी कि बी के विपरीत आपको बताना है। अब देखिए बी यहाँ पर है, यानी कि बी का विपरीत एफ नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एफ नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी का विपरीत साथियों सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो सी नहीं हो सकता, ठीक है। बी की अगर बात करें, बी का विपरीत साथियों ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा बचा क्या यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बचा, यानी कि एक क्या बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि सभी बेल्ट जूते हैं, तो सभी बेल्ट जूते मान लीजिए साथियों, ये क्या हो गई, ये आपकी बेल्ट हो गई, और सभी बेल्ट जूते यानी कि सभी बेल्ट क्या हो गई साथियों, ये सभी के सभी बेल्ट यहाँ पर जूते हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ हेड टोपियां हैं, तो कुछ हेड टोपियां हैं, ठीक है, कुछ हेड टोपियां हैं, सभी जूते देखिए सभी बेल्ट जूते हैं और सभी जूतियां टोपियां हैं, सभी जूतियां क्या हो गई, सभी जूतियां साथियों ये आपकी टोपियां हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ हेड जो है ना वो टोपी है, मान लीजिए एक तरीके से इतने हेड क्या हो गए, टोपियां हो गई, तो ये आपके हेड हो गए। तो कुल मिला के अब निष्कर्ष पढ़िए कि कुछ टोपियां बेल्ट है, ये कहा गया है, कुछ टोपियां बेल्ट है, तो कुछ टोपियां तो बेल्ट है, इतनी टोपियां बेल्ट है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ हेड जूते हैं, कुछ हेड जूते नहीं, ये जूते ये है, हेड ये वाले हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी जूते बेल्ट है, सभी जूते बेल्ट है, ये भी नहीं होगा, यानी कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ए अनुसरण करता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अब आपको बताना है सबसे अलग सबसे विषम यहाँ पर कौन सा होगा, बताइए। देखिए बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर, ए होता है 1 पर, एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, जे होता है 10 पर, जी होता है 7 पर, एफ होता है 6 पर, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर। उसी प्रकार एस 19 पर होता है, टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है, वी 22 पर होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम से 3 घटा दिए गए, ठीक है, 3 घटा दिए गए, एक बड़ा 3 घटा दिए गए, एक बड़ा 3 घटा दिए गए,
एक बढ़ा, एक बढ़ा, ठीक है, एक बढ़ा एक बढ़ा, और यहाँ पर फिर से एक बढ़ गया, तो मैं कहूंगा सबसे अलग तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल करके, जैसे 13 से 156 है, जैसे 17 से 272 है, वैसे 18 से क्या हो जाएगा, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बता देना है। चलिए, अगर 13 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। अगर 169 में से यही 13 अगर हम घटा देते हैं साथियों, तो कितना आ जाएगा, 6 5 1 156 आ जाएगा, बिल्कुल। उसी प्रकार 18 की अगर बात करें, 18 का स्क्वायर साथियों 289 होता है। इसमें से अगर हम 289 थोड़ी 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा, वो तो 17 का होता है, भाई थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, 289, और 18 का स्क्वायर साथियों क्या हो जाएगा आपका, 324 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 18 आपको घटाना होगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 0 आ जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 306 यहाँ पर आ जाएगा। 306 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और साथियों बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 और 1 5। कह रहे कि जे के दाई और दूसरे स्थान पर जी खड़ा है। तो जे कहीं पर भी बना लो, जे यहाँ पर बना लो, ठीक है। तो जे के दाई दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, जी बना है, ठीक है। कह रहे के बगल में नहीं है, एच है। यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं ओर कौन खड़ा होगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। एक बार फिर से पढ़िए जरा। यानी कि जे के दाएं दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, कह रहे कि यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि एम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एम साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा। एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बना लिया। कह रहे के, ठीक है, के बगल में नहीं है एच, के बगल में एच नहीं है। जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है, तो अगर मान लीजिए जे को हम यहाँ पर बनाए, जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी, यानी कि जी यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि के बगल में नहीं है एच, तो के बगल में एच नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं, देखिए एम ये भी हो गया है। अब देखिए के एच अलग अलग बनेंगे, के एच जो है ना वो अलग अलग बनेंगे। अगर के मान लीजिए यहाँ पर बना लिया, तो एच यहाँ पर बनेगा, क्योंकि के एच के अगल बगल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन ये भी आपकी हो सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जे यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ये यहाँ पर होगा, एच यहाँ पर होगा, ये भी कंडीशन होगी। दोनों में से कोई एक सही होगा। तो पंक्ति के बाएं छोरों पर कौन खड़ा हुआ है, पंक्ति के बाएं छोर पर साथियों कौन खड़ा है, जे खड़ा हुआ है। तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं, तो जे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि आपको बताना है ग्लोब को ये लिखा जाता है, तो ड्रिंक को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। देखिए जी से जी से के हुआ है 4 बढ़ाया गया है, एल से पी हुआ है 4 बढ़ाया गया है, मतलब यहाँ तो 4 4 4 बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ओ से के हुआ है 4 घटाया गया है, और बी से एफ 4 बढ़ाया गया, ई से ए 4 घटाया गया। तो सबसे पहले साथियों आपको क्या 4 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ाओगे तो एच आ जाएगा। एच सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर अच्छा इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें अगर 4 बढ़ाओगे तो एन तो नहीं आएगा, लेकिन साथियों वी आ जाएगा, तो वी आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऐसा भी सवाल साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको बताना है साथियों सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आ सकता है, बताइए। देखिए एम आई एस यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये तो नहीं है एम आई, अच्छा एल पहले आ जाएगा भाई साहब, तो ठीक है, हाँ ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, तो पहले 3 आएगा, फिर साथियों 5 आ जाएगा, और फिर आपका साथियों क्या आ जाएगा, फिर 1 वाला आ जाएगा, ठीक है, और फिर 4, और फिर साथियों 2 आ जाएगा। 35 142 कहाँ पर लिखा हुआ है, 35 142 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए। मैथ के क्वेश्चंस आपके यहाँ से अब साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए कह रहे कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यानी कि अगर साथियों क्रय मूल्य हम लोग मान ले 100 है, तो ठीक है, लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य ही तो होता है एक तरीके से लागत मूल्य, ठीक है। तो 25% अधिक करती है, यानी कि सेलिंग प्राइस वो 125 रखती होगी। 100 पे 25 बढ़ाया तो 125 बन गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे यदि उत्पादन लागत की 20% बढ़ जाती है, यानी कि उत्पादन लागत से वो 20% बढ़ा देती है, तो ये 120 हो जाएगा। और वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दे, तो 125 का 10% कितना हुआ साथियों, 12.5 हुआ। तो जब 12.5 इसमें बढ़ेगा,
125 पैसे तो साढ़े, ठीक है 37, एक मतलब 137.5 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उसका लाभ कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है 120 से 137.5 हुआ है, तो कितना बड़ा है साथियों, 17.5 बड़ा है। इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, क्रय मूल्य कितना 120 है, तो ये यहाँ आ गया 20 पंजे और 20 छंग आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब इसको अगर क्लियर वो करोगे तो साथियों ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करा लो आप, ठीक है 175 की 5 से गुणा करा लीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 आपका 37 हो जाएगा, 5 एकम 5, इतना आ गया, एक के बाद पॉइंट लगा, यानी कि 87.5 की भाग आपको 6 से करना है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 हो जाएगा, 6 पंजे 30 ज्यादा हो जाएगा, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, तो 14 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। और 14 पॉइंट करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए साथियों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि 9 और 16 तथा 4 और 9 के मध्य समानुपाती का अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखिए 9 और 16 का और 4 और 9 का मध्य समानुपात क्या होगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो अगर 9 16 का आपसे समानुपात पूछा जाए तो 9 गुणा 16 ऐसे लिख लेना है, और 4 9 का पूछा जाए तो 4 गुणा 9 ऐसे लिख लेना है। तो इसका अगर आप निकालोगे, यहाँ से 3 निकाला, कितना निकाला आ जाएगा साथियों, यहाँ से 3 निकाल आ जाएगा और यहाँ से 4 निकाल आ जाएगा। यहाँ से अगर बात करें 2 निकल आ जाएगा, यहाँ पर 3 निकल आ जाएगा, 3 चौक 12 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। तो ये दोनों का अंतर पूछा ना, दोनों का अंतर निकालेंगे साथियों 6 आ जाएगा, और 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल ये थोड़ा सा दिक्कती सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये सवाल आखिर है क्या। 1/6 है और 5/27 है, 1/6 हो गया, 5/27 हो गया, 4/15 हो गया, और साथियों यहाँ पर 8/3 है, क्या है 8/3 है। अब इनका कहा जा रहा है का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी कहा जाए ऐसे नंबर हो और कहा जाए लघुत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकलता है, ऊपर वाले नंबर का लघुत्तम समावर्तक निकलता है, यानी कि एलसीएम निकलता है, और नीचे वाले नंबर का क्या निकलता है साथियों, एचसीएफ निकलता है। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम जरा निकाले, 1 5 4 और 8 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो किससे काटे हैं, 2 से कट करें, 1 ऐसे ही 5 ऐसे ही, 2 दूना 4, ये 4 आ जाएगा। 2 से कट करें, 1 ऐसे ही 5 ऐसे ही, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब एक बार 2 लिखना पड़ेगा और एक बार 5 लिखना पड़ेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, यानी कि 40 तो हो गया इनका एलसीएम। इसका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, तो 6 आ गया, 27 आ गया, 15 आ गया और 3 आ गया। देखिए 3 से अगर करें, 3 दूना 6, 3 3 निम 27, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब देखिए अब हमें 2 से भी काटना पड़ेगा, 3 से भी काटना पड़ेगा, 5 से भी, तो यहीं पर हम थम जाएंगे, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 40/3 कहां पर लिखा हुआ है, 40/3 साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है साथियों के 4 + 8 + 10 + 12 + 14 और ऐसी संख्याएं चलती रहती हैं, +16 + 18 ऐसी 40 तक संख्याएं जाती हैं, तो इनका योग आपसे पूछा जा रहा है। एक सूत्र मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ साथियों के प्रथम इन संख्याओं का क्या, प्रथम इन सम संख्याओं का क्या, प्रथम इन सम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए तो n+1 आपको बताना है। अब यहाँ पर n क्या है पता साथियों, n यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से n हो जाएगा साथियों एक तरीके से प्रथम। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, तो एक काम करो, यहाँ पर तो प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा गया है, तो ये तो लेकिन 6 से स्टार्टिंग हो रही है। इसको एक काम ये करो आप साथियों, 2 से स्टार्टिंग कर लो, यानी कि 2 + 4 + 6 ऐसे करके। तो अब ये फॉर्मूला साथियों आपका काम करेगा। फिर जब आपका आंसर आ जाए, फिर 2 + 4 यानी कि 6 उसमें से घटा देना, हो जाएगा। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई ये 20 ही तो सब कितनी संख्या है, ये 20 ही तो संख्याएं हैं, एक को छोड़ के एक जा रही है। तो साथियों n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि 20 n 20 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये साथियों आपका 21 हो जाएगा, 21। तो 20 × 21 कितना हो जाएगा, 20 × 21 साथियों 420 हो जाएगा। अब इसमें से कितना घटाना है, 6 घटाना है, 6 घटा दीजिए, यानी कि 416 आपका बिल्कुल 416 थोड़ी ना, 6 घटाएंगे 414 आएगा। तो 414 आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक टैंक से दो इनलेट ए और बी, क्या साथियों यहाँ पर अगर बात करें एक टैंक से दो इनलेट ए और बी जुड़े हैं। ए किसी टैंक को क्रमशः 32 घंटे में और बी 28 घंटे में भर देता है। यदि दोनों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ए की बात करें साथियों 32 घंटे में भरता है, बी की अगर बात करें साथियों 28 घंटे में भरता। इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना होगा, 32 और 28 का एलसीएम निकालना होगा। 2 से कट करेंगे 16 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 4, 7 आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर 4 लिख लो और साथ यहाँ पर 7 लिख लो। तो ये हो गया आपका 7 चौक 28, ठीक है ना। 28 दूना कितना हो गया 56 हो गया। और एक तरीके से बात करें साथियों 56 की 4 से गुणा कर लो, 2 दूना 4, 6 चौक आपका 24 हो गया, 4 पंजे आपका 20 हो गया, 2 22 हो गया। यानी कि एलसीएम इनका कितना निकाल आया साथियों 424 निकाल आया, ठीक है ना। तो अब 32 कितनी बार में साथियों 424 से कटेगा। एक तरीके से अगर बात करें साथियों अगर 32 की गुणा मान लीजिए, ठीक है 7 से करते हैं, देखते हैं 7 से हो पाएगा। 7 दूना 14 बिल्कुल साथियों, हाँ तो इतना ही आ जाएगा 7, ठीक है। 28 को किससे गुणा करें कि ये 224 आ जाए। अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर 4 है तो 8 से अगर करते हैं 8 टू 64 ये आ जाएगा, तो ये 8 से कटेगा। यानी कि ए 1 घंटे में 7 काम करता है, बी 1 घंटे में 8 काम करता है, दोनों 1 घंटे में कुल मिला के 15 काम करेंगे। लेकिन कह रहे यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हैं, यानी कि पहले ए करता है फिर बी करता है, तो 1 घंटे में 7 करेगा, दूसरे घंटे में 8 करेगा। यानी कि 2 घंटे का काम कितना हो गया साथियों, 2 घंटे का काम 15 हो गया। काम कितना है साथियों 225 है, ठीक है। यहाँ पर निकटतम आंसर आपको बताना है। अब अगर इसकी गुणा हम 15 से कर देंगे तो 15 की 15 से गुणा करोगे साथियों कितना आता है 225 आता है। तो इसकी भी हमें देखिए काम लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। इसकी भी अगर 15 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 घंटे में ये 225 या 224 काम निपट जाएगा। तो इसलिए 30 घंटे आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।